साल 2017 वेस्ट एंटार्क्टिका। साइंटिस्ट क्लेग्स और उनके कॉलीग्स एंटार्क्टिका की कड़कड़ाती ठंड में ड्रिलिंग रिग की मदद से एमुंडसेन सी की सतह से मिट्टी के सैंपल्स इकट्ठा कर रहे थे। कलेक्ट किए हुए एक सैंपल में उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देख साइंटिस्ट शॉक हो गए। उन्होंने ये देखा कि 5000 मीटर मोटी बर्फ के लेयर्स के नीचे से मिले हुए सैंपल कोई आम मिट्टी के नहीं थे, बल्कि किसी ट्रॉपिकल जंगल के मिट्टी के थे जिसमें कई सारे रूट्स, पोलन, स्पोर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स के फॉसिल्स मौजूद थे। जब इन सारे फॉसिल्स की कार्बन डेटिंग कराएगी तब यह बात सामने आई कि ये सभी फॉसिल्स आज से करीबन 90 मिलियन साल पुराने हैं। लेकिन अब यहां पे आती है एक गंभीर समस्या। इन फॉसिल्स में सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं मिले, बल्कि बर्फ में ट्रैप्ड कुछ ऐसे वायरसेस भी साइंटिस्ट को मिले जिनकी वैक्सीन्स आज के जमाने में भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये वायरसेस बर्फ से निकलकर एक नया पैंडेमिक शुरू कर सकते हैं? वेल, शायद नहीं। आई नो आप सभी ये जानते हो कि ओशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है। बट सरप्राइजिंगली नासा की एक स्टडी ये कहती है, ये दावा करती है कि असल में एंटार्क्टिका में बर्फ कम नहीं हो रहा है, बल्कि आइस फॉर्मेशन वहां पर ज्यादा हो रहा है। सो दिस इज वियर्ड, राइट? और सिर्फ इतना ही नहीं, एंटार्क्टिका के बर्फ के नीचे मौजूद ओशन लाइफ के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कितनी वेरिड और डाइवर्स है। लेकिन अब ये ओशन लाइफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके एंटार्क्टिका की जमीन पर भी आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एक पूरा नया इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है जो दुनिया के बायोस्फीयर को अनबैलेंस कर सकता है। बट इज दिस इवन पॉसिबल? वेल, लेट्स फाइंड आउट। इसे समझने के लिए ना हमें वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे दौर में जब पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूं लॉरेशिया और गोंडवाना की। इन सुपर कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन के बाद ही दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट्स पूरे के पूरे अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन की तरफ ही कॉन्सेंट्रेटेड थे। और अगर हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करें तो हमेशा ही हॉट एंड वार्म होता है, बिकॉज सन से आती हुई रेस सीधा परपेंडिकुलरली इक्वेटर पे पड़ती है। इसके वजह से यहाँ पर प्लांट और एनिमल लाइफ काफी तेजी से इवॉल्व होता है और बढ़ने लगती है, बिकॉज एनी लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन सन, राइट? और उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लाइफ एक्सपेंशन रेट इस हद तक बढ़ गई थी कि पूरे के पूरे लैंडमास पर बस हरे भरे जंगल ही छाए हुए थे। यानी हम बोल सकते हैं कि उस वक्त के अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा काफी हाई थी। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरते गया और शुरू हो गया क्रेटेशियस पीरियड, द हॉटेस्ट पीरियड ऑफ अर्थ। हॉटेस्ट इसलिए क्योंकि इस पीरियड के दौरान सभी कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग हो रहे थे। अब क्योंकि जमीन टूट रही थी, इसीलिए उसके नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स भी रैपिडली अलग हो रहे थे। एक वक्त के बाद इन प्लेट्स का मूवमेंट इतना बढ़ने लग गया कि उसने जन्म दिया वोल्केनिक इरप्शंस को। जगह जगह पर वोल्केनोस फट रहे थे और उनमें से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही थी। और जहां एक तरफ वोल्केनोस से निकला हुआ CO2 एटमॉस्फेयर को तबाह कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फॉरेस्ट फायर्स काफी आम बात हो चुकी थी। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस सारी हीट को अपने अंदर ट्रैप कर रहा था, अर्थ का हालत उस वक्त कुछ ऐसा हो गया था जैसे आज वीनस का है। टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लग गया और धीरे धीरे करके पूरे अर्थ के इकोसिस्टम्स डिस्ट्रॉय होने लग गए। पेड़ पौधे देखते ही देखते नस्ता नाबूद हो गए। आग की वजह से जंगल में रहने वाले जीव जल के राख हो गए और मानो रातों रात ये हरा भरा जंगल एक बंजर जमीन में तब्दील हो गया। लेकिन जहां जमीन पर लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ एंटार्क्टिका के ओशंस में जमीन पे हो रही तबाही से दूर लाइफ बड़े आराम से पनप रही थी। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि लाइफ बस सिर्फ एक ही तरह की नहीं होती। अगर लाइफ ब्यूटीफुल हो सकती है तो लाइफ एकदम खौफनाक भी हो सकती है, किसी हॉरर मूवी की तरह। और इसी का एक सबूत हमें मिला साल 2013 और 2015 में, जब साइंटिस्टों ने एंटार्क्टिका के सीमूर आइलैंड पर एक ब्लू व्हेल जितने बड़े मोसासॉरस के फॉसिल्स मिले। बेसिकली आज से 90 मिलियन साल पहले मोसासॉरस एक तरह का रेप्टाइल हुआ करता था, जो अपने पेट भरने के लिए बोनी फिश, शार्क्स, बर्ड्स, सी टर्टल्स, इनफैक्ट कभी कभी तो अपने ही प्रजाति के जीवों को भी शिकार बना लेता था। बट उस वक्त मोसासॉरस इकलौता ऐसा रेप्टाइल नहीं था। मोसासॉरस के फॉसिल्स के साथ साथ साइंटिस्टों को साल 2019 में हुए एक रिसर्च में एक और एक फॉसिल मिला था, और वो फॉसिल था आर्कोसॉरस का, यानी कि हमारे रियल लाइफ क्रोकोडाइल के एंसेस्टर का। ये जीव भी सभी मरीन लाइफ और साथ ही इंसेक्ट्स और मैमल्स का भी शिकार करते थे। इनफैक्ट ये तो अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ते थे। अब ये सब देखने के बाद हम इतना तो कंक्लूड कर ही सकते हैं कि इन बड़े बड़े मॉन्स्टरस एनिमल्स की वजह से वहां की लाइफ कितनी डेंजरस और खौफनाक हुआ करती होगी। पर अगर हम आज की बात करें तो एंटार्क्टिका का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। आप सभी जानते हो कि एंटार्क्टिका एक बहुत ही कोल्ड और रूथलेस कॉन्टिनेंट है, जिसके सरफेस पर एक्सट्रीमली मुश्किल है किसी भी जीव के सर्वाइव हो पाने का।
मगर फिर भी आप सुन के काइंड ऑफ शॉक हो जाओगे, हर साल यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। बट नाउ जस्ट बिकॉज ये एक टूरिज्म स्पॉट बन चुका है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम एंटार्क्टिका के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ पर इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स के नीचे ऐसे जीव रहते हैं जिनके बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। दरअसल साल 2021 में मुंबई के डबल साइज जितना बर्फ का टुकड़ा अपने ग्लेशियर से अलग हुआ था। उस पर स्टडी करने के लिए जब रिसर्चर्स ने एक एंटार्क्टिका के ओशन के अंदर एक अंडर वाटर कैमरा डिप्लॉय किया, तब उस कैमरे में कैप्चर हुए नजारों से साइंटिस्टों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के नीचे ओशन में एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम है जो कई छोटे जीव जंतुओं से भरा पड़ा है, जिनके लिए रॉक्स और सी बॉटम्स ही उनका घर है और माइक्रोस्कोपिक एल्गी और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स उनका खाना। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर मिलेंगे, ये तो साइंटिस्टों को पहले से ही पता था, क्योंकि ये एनिमोन्स मोस्टली डार्क और कोल्ड अर्थ वाटर में ही सर्वाइव करते हैं। पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ ही इसमें एजाइल क्रीचर्स जैसे कि सी क्यूकम्बर्स, स्टारफिश, शेलफिश, वर्म्स, फिश एंड इवन ऑक्टोपाई जो सनलाइट के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे जीव भी पनप रहे थे। अब ये क्यों और कैसे हुआ? ये अब तक साइंटिस्टों के लिए एक मिस्ट्री है। वो कहावत आपने सुनी होगी, लाइफ ऑलवेज फाइंड्स अ वे। लाइफ ने धीरे धीरे करके एंटार्क्टिका के सरफेस पर भी आना शुरू कर दिया है। नाउ जस्ट लुक एट दिस इमेज। नहीं, ये कोई फोटोशॉप इमेज या पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये एल्गी है जो मेल्टिंग स्नो पर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। दिस कुड मीन कि हम हमारी आंखों के सामने ही लाइफ को फिर एक बार पानी से निकलकर जमीन की ओर बढ़ के एक पूरा नया ही इकोसिस्टम बनते हुए देख रहे हैं। और इसके पीछे की वजह आई थिंक आप सभी को पता है, ग्लोबल वार्मिंग। इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से एक तरफ एल्गी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ हर साल 39 बिलियन गैलन से भी ज्यादा बर्फ पिघल रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका असर क्या होगा, ये तो हम सभी जानते हैं। पूरी दुनिया डूब सकती है। अब वो बात अलग है कि ऐसा होने के लिए लाखों साल लग जाएंगे, बट एक चीज ऐसी हो सकती है जो कि कुछ ही सालों में लाइफ को खत्म कर दे। एंड दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट जो बहुत ही कम लोग रियलाइज करते हैं। वायरसेस। जिन ग्लेशियर्स को हम सिर्फ फ्रोजन आइस समझ रहे हैं, वो सिर्फ कोई बर्फ नहीं है। इन टुकड़ों में कई साल पुराने वायरसेस ट्रैप्ड है। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट जब चाइना के टिबेटन प्लेट्यू से मिले 2 ग्लेशियर आइस सैंपल्स को कलेक्ट करके उन्हें स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें इन सैंपल्स में 15,000 साल पुराने जिंदा 30 अलग अलग वायरसेस के ट्रेसेस मिले, जिसमें से सिर्फ 3 नोन थे, बाकी सभी अननोन। एंड नॉट जस्ट दिस, 2016 में नॉर्थ रशिया में फैले एंथ्रैक्स वायरस की ही बात कर लो, जिस वायरस की वजह से कई सारे रेंडियर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और कितने सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। कोई भी रशियन इस आउटब्रेक के लिए रेडी नहीं था, और होता भी कैसे, क्योंकि अब तक हम सोचते आए थे कि 1940s में ही ये वायरस विलुप्त हो गया है। और अब जस्ट बिकॉज ये एक नोन वायरस हुआ करता था और इसीलिए ऑलरेडी इसका क्योर होने की वजह से लोगों की जान जल्दी बचाई जा सकी। लेकिन व्हाट वाज इन द केस ऑफ कोविड-19? एक अननोन वायरस आ जाता है और वो लोगों को आए दिन हजारों की तादाद में मारने लगता है। इस वायरस आउटब्रेक में कितनों की जान चली गई। और इसीलिए अगर ऐसा कुछ हुआ, मल्टीपल वायरसेस निकलने लगे, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां पे ट्रैवलिंग लोगों का इतना ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, ये वैज्ञानिकों को जेन्युइनली चिंता में डाल देता है। लेकिन डोंट वरी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राज तो तब करेंगे जब एंटार्क्टिका के आइस लेयर्स पिघल के उसके अंदर बंद वो सभी वायरस रिलीज होने लगेंगे। बट लेट मी टेल यू कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने के चांसेस काफी कम है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आई नो हम सभी ने पढ़ा है कि ग्लोबल वार्मिंग काफी हद तक बढ़ गया और इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बर्फ धीरे धीरे पिघल रही। लेकिन इन रियलिटी ग्लोबल वार्मिंग बर्फ को मेल्ट नहीं कर रही है, बल्कि इन ग्लेशियर्स पर एक और बर्फ की परत चढ़ रही है। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि नासा के साइंटिस्टों का कहना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने के लिए हमें फिर एक बार समय में पीछे जाना पड़ेगा, जब एंटार्क्टिका साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा था। जैसे ये तीनों एक दूसरे से अलग हुए, एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट ने एंटार्क्टिका के चारों ओर अपना कब्जा जमा लिया। अब हम सब ओशन करंट्स के बारे में तो जानते ही है। यस, 2 टाइप के होते हैं, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट। बेसिकली वार्म ओशन करंट्स यानी ऐसे करंट्स जो इक्वेटर पर क्रिएट होते हैं और पोल्स की तरफ ट्रैवल करते हैं, और उसके ऑपोजिट होते हैं कोल्ड ओशन करंट्स जो पोल्स पर क्रिएट होते हैं और इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं। इन करंट्स की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर स्टेबल रहता है। लेकिन एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट सबसे अलग है। It is the longest, strongest and coldest current on Earth.
ये करंट किसी भी आम विंड करंट के मुकाबले 2 गुना तेजी से बहता है और अपने साथ 580 करोड़ से लेकर 640 करोड़ क्यूबिक फीट जितने पानी को मूव करता है, जो कि इतना ज्यादा है कि इससे 7,700 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को आराम से भरा जा सकता है। अब आप ही सोचो, अगर इतनी तेजी से कोल्ड करंट्स मूव करेगा तो क्या कभी उस एरिया में कोल्ड वार्म ओशन करंट प्रोड्यूस या ट्रैवल कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। जो हॉट और कोल्ड करंट उसी जगह के एनवायरनमेंट को हैबिटेबल रखता है वो वहां तक पहुंचता ही नहीं है और इसीलिए कभी ये बर्फ पिघलेगी ही नहीं। लेकिन ये बस नासा द्वारा की गई एक स्टडी है जिसके ऊपर वो खुद अब तक श्योर ही नहीं है, क्योंकि इसे प्रूफ करने के लिए उनके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। सो अभी हम बेसिकली इन 2 पॉसिबल आउटकम्स के बीच पिस चुके हैं। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग रियली हो रहा है और एंटार्क्टिका का बर्फ पिघल रहा हो सकता है, जो कि आगे एक्सेलरेट होगा और एंटार्क्टिका को अपने 90 मिलियन साल पुराने वाले रूप में वापस लेकर आ जाएगा। दूसरी तरफ हमारे सामने आती है नासा की ये थियरी जो कह रही है कि एंटार्क्टिका तो पहले से और भी ज्यादा ठंडा होते जा रहा है और उसमें और भी लेयर्स ऑफ आइस ऐड होते जा रहे हैं उसके ग्लेशियर्स में। सो आप किस थियरी पे बिलीव करते हो? आपको क्या लगता है एंटार्क्टिका का फ्यूचर क्या होने वाला है? बिकॉज एज अ रिजल्ट हमारे पृथ्वी का भी फ्यूचर इस पे डिपेंडेंट होगा। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।